कहते हैं कि यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। और यादों का क्या है, वो तो होती ही हैं आने के लिए। नौकरी की तलाश में अक्सर छोटे शहरों के लोग बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर की तरफ चले आते हैं। उन्हें लगता है कि वहां जाके बढ़िया सी कंपनी में नौकरी करेंगे, जहां एक बड़ी सी बिल्डिंग में चमचमाता ऑफिस, उसमें अपना एक कैबिन, और फिर बस लाइफ सेट है ना। बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। सुनील को भी ऐसा ही लगता था। सुनील, जिसका सपना था एक मीडिया कंपनी में काम करने का, वो कई सालों पहले यूपी के सीतापुर से दिल्ली आया था काम की तलाश में। वो दिल्ली के एक मीडिया हाउस में काम किया करता था। काम के चलते अक्सर ऑफिस से निकलते हुए उसे देर हो जाया करती थी। कभी कभी तो उसे ऑफिस से निकलते हुए अपनी शिफ्ट खत्म करते हुए इतना टाइम हो जाया करता था कि बस वो और सिक्योरिटी गार्ड ही रह जाया करते थे। सब लोगों के जाने के तकरीबन 2-3 घंटे बाद फ्री हुआ। सुबह के लिए उसे न्यूज़ बनानी थी। अपना लैपटॉप बंद कर कैबिन की लाइट ऑफ की और बाहर सिक्योरिटी गार्ड को चाबी देने गया। देखा कि वहां कोई नहीं था उस वक्त। उसने आवाज दी, सिक्योरिटी गार्ड साहब, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुनील को लगा शायद सिक्योरिटी गार्ड साहब खाना वगैरह लेने गए होंगे, तो इसने चाबी गार्ड के टेबल के ड्रॉर में रख दी और लिफ्ट की ओर चल पड़ा। सुनील के मीडिया हाउस का ऑफिस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर था। बिल्डिंग नई नई बनी थी, तो वहां बाकी सारे फ्लोर खाली पड़े थे। ऑफिस के बेसमेंट में एक कैंटीन थी। लिफ्ट में आके सुनील ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लाइट एकदम से चली गई। ये देख थोड़ा घबरा गया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में लाइट फिर से आ गई। सुनील कुछ सहमा सहमा सा लग रहा था। कुछ तो बात थी। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही थी। सुनील ने सोचा कि जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचेगी तो वो फटाफट भाग के अपनी बाइक की तरफ चला जाएगा और यहां से निकल जाएगा। लेकिन लिफ्ट तो ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी ही नहीं, बल्कि बेसमेंट में जाने लगी। और लिफ्ट के अंदर बेसमेंट के बटन पर लाइट नहीं जली हुई थी। इस घबराहट में सुनील ने कई बटन दबा दिए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। और इस समय तो कैंटीन में कोई था भी नहीं। फिर ये लिफ्ट वहां क्यों जा रही है? आखिर किसने वहां लिफ्ट का बटन दबाया होगा? सुनील की घबराहट अब एक डर में बदलने लगी। उसने सोचा कि बेसमेंट में पहुंचकर फटाफट से लिफ्ट को दोबारा ग्राउंड फ्लोर पर ले जाएगा और वहां से अपनी बाइक की तरफ भाग जाएगा। लिफ्ट बेसमेंट में पहुंची। दरवाजा खुला तो कैंटीन बंद थी। वहां एकदम अंधेरा था। कोई आवाज नहीं और रोशनी की एक किरण तक नहीं। सुनील ने जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबाया, मगर लिफ्ट का दरवाजा खुला का खुला ही रहा। वो बहुत डर चुका था। उसने बार बार कोशिश की कि लिफ्ट का दरवाजा जल्दी से बंद हो जाए, मगर वो बंद नहीं हो रहा था। बड़बड़ाते हुए इस मुसीबत में वो ऊपर वाले को याद करने लगा। जब काफी बार कोशिश करने के बाद भी दरवाजा बंद नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि मोबाइल की फ्लैश लाइट की मदद से अब सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा। सुनील ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की, और जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला तो जोर से लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। सुनील की डर के मारे सांसें फूलने लगी। ये देख वो सीढ़ियों की तरफ भागा। उसने भागते हुए पीछे देखा लिफ्ट की तरफ, तो वहां लाइट जल बुझ रही थी। वो फटाफट सीढ़ियों की तरफ पहुंचा और वहां जाके रुक गया। उसकी सांसें फूल रही थी बहुत तेजी से। सीढ़ियों पर जैसे ही उसने पहला कदम रखा और मोबाइल की रोशनी से जो देखा, वो देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां सीढ़ियों पर खुले बालों में एक औरत बैठी थी, हाथ में एक प्लेट लिए। वो औरत दूर थी और कुछ खा रही थी। मोबाइल की लाइट से थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा था। बंद बेसमेंट में कैंटीन बंद होने के बावजूद उस औरत का वहां होना ही सुनील को डराने के लिए काफी था। सुनील को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो वापस से लिफ्ट की तरफ भागने लगा। उसका शरीर कांप रहा था और वो भागते भागते लड़खड़ाते हुए वहीं गिर गया।
उसकी सांसें चढ़ रही थी। हांफते हांफते उठने की कोशिश की और थोड़ा सा पीछे देखा तो अब वो औरत उसकी तरफ ही आ रही थी। सुनील के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। फिर भी उसने हिम्मत की और जैसे तैसे लिफ्ट की ओर भागा। लिफ्ट के पास आके वो लिफ्ट का बटन जोर जोर से दबाने लगा। बाहर डिस्प्ले पर दिखा रहा था कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर है, जहां सुनील का ऑफिस था। वैसे तो 4th फ्लोर से बेसमेंट तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, पर इस वक्त सुनील के लिए हर एक सेकंड बड़ा लंबा सा लग रहा था। जब उसकी नजर पीछे गई तो वो औरत उसी की तरफ बढ़ रही थी। सुनील डर के मारे कांपते हुए लिफ्ट के बटन दबाए जा रहा था और वो औरत अब सुनील के पास पहुंचने लगी। जैसे जैसे उसके पास आ रही थी, उसकी सांसें और जोर से फूलने लगी। उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो औरत उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगी। सुनील के सीने में तेज दर्द होने लगा। लिफ्ट नीचे पहुंची, उसका दरवाजा खुला और सुनील लिफ्ट के अंदर आया। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और दरवाजा जैसे ही बंद किया कि इतने में उस औरत का हाथ बहुत जोर से लिफ्ट से टकराया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची और दरवाजा खुलते ही सुनील भागकर अपनी बाइक के पास आ गया। बाइक स्टार्ट कर वहां से निकल गया। डरते हुए जैसे तैसे वो घर पहुंचा। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसने अगले ही दिन वहां रिजाइन मेल कर दिया। उसने वजह बताई तो किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वो तो पूरी रात अपनी जगह पर ही था। इस बात को आज कई साल बीत चुके हैं और उस हादसे की याद सुनील को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। वो कहते हैं ना कि याद करता है कोई मुझे शिद्दत से, उस याद को भुलाने की कोशिश खूब कर रहा हूं मैं एक मुद्दत से। अब बात करते हैं अपनी दूसरी कहानी की। एक फैमिली है जिनका कहना है कि उनके ऊपर कोई पिशाच आता है और उसे इंसानी मांस चाहिए होता है अपनी भूख मिटाने के लिए। आखिरी बार इन लोगों को एक फार्म हाउस में देखा गया था, जहां वो ऐसे ही काम को अंजाम दे रहे थे। युवान धीरे धीरे नींद से जाग रहा था। उसका सर अभी भी भारी था, लेकिन उसके कान आसपास से आ रही हंसी और आवाज को सुन पा रहे थे। उनमें से एक आवाज को वो बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। ये उसकी गर्लफ्रेंड नेहा थी, जो शायद उसी का नाम लेके कुछ कह रही थी। आंखें खोलते ही युवान ने देखा कि वो बड़ी सी रसोई के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी पर बंधा बैठा है, वो भी बिना कपड़ों के। रसोई में खड़ी नेहा अपनी मम्मी और पापा के साथ युवान को ही देख रही थी। वो धीरे धीरे चलती हुई युवान के पास आई। उसके माथे को चूमते हुए बोली, इनसे मिलो युवान, मेरे मम्मी पापा है। इनसे ही मिलाने तो मैं तुम्हें यहां लेके आई थी। पर एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गई कि आज लंच में तुम हो। यह सुनते ही एक सिरहन सी युवान के पूरे बदन में फैलती चली गई। उसने देखा कि कैसे नेहा के पापा चाकू और बाकी धारदार हथियार तेज कर रहे हैं। उसकी मम्मी किचन में कुछ पकाने की तैयारी कर रही थी। नेहा की मम्मी उसके पापा को कहती, और कितनी देर इंतजार करेंगे, शुरू कीजिए ना, खाना खा के बाकी काम भी तो निपटाने हैं। इतना सुनते ही नेहा के पापा एक तेज धारदार चाकू लिए युवान के सामने आकर खड़े हुए। युवान को यह देखकर लग रहा था कि नेहा और उसके परिवार वाले साथ में मिलकर कोई प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन उसकी ये गलतफहमी तब दूर हुई जब नेहा के पापा ने वो चाकू युवान के बाह में उतार दिया। दर्द से तड़पते हुए युवान का खून उसके हाथों से गिरते हुए जमीन पर बह रहा था और उसके बाद नेहा की मम्मी ने युवान की बाह से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा अलग कर दिया। उस टुकड़े को पानी में धोकर कढ़ाई में पकाना शुरू कर दिया। युवान को वहां अपने ही मांस के पकने की बू आ रही थी। इधर नेहा और उसके पापा युवान के जिस्म को धीरे धीरे काट रहे थे। युवान दर्द से पागलों की तरह चीख रहा था। वो चीखे जा रहा था, पर उसकी चीखें शहर से दूर बने इस फार्म हाउस की दीवारों से टकराकर वहीं दम तोड़ रही थी। युवान का खून उसके शरीर से टप टप करके गिर रहा था। इसके बाद नेहा के पापा ने युवान के जिस्म को और काटना शुरू किया।
वो उसकी जांग से मांस का एक बड़ा टुकड़ा अलग करने ही वाला था कि इतने में उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नेहा और उसके परिवार वालों की सांसें मानो थमसी गई। कौन हो सकता है? इसका कोई दोस्त या रिश्तेदार तो नहीं? नेहा ने अपने पापा को कहा, इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये कहते ही पापा के साथ दरवाजा खोलने चली गई। युवान का खून उसके हाथों से बहकर फर्श को चिकना कर चुका था। वो महसूस कर पा रहा था कि कैसे वो रस्सी की जकड़ के बीच से अपना हाथ हिला पा रहा था। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की ही थी कि इतने में नेहा की मम्मी उसके सामने आ खड़ी हुई। उनके हाथ में वही बर्तन था जिसमें युवान के हाथ का मांस पक रहा था। युवान उन्हें देखकर कुछ सोच पाता उससे पहले ही मांस का एक टुकड़ा युवान के मुंह में फंसा दिया। जरा बताना बेटा, नमक ठीक तो है ना? युवान के मुंह में अब उसी का पका हुआ मांस था। वो अपने ही जिस्म के हिस्से को चख रहा था। मगर उससे भी ज्यादा खास बात यह थी कि युवान अब रस्सी की जकड़ से खुद को आजाद कर चुका था। युवान का सर तेजी से आगे आया और नेहा की मम्मी के मुंह से टकराया। खून का एक फव्वारा नेहा की मम्मी के मुंह से निकला, जिसने युवान के चेहरे को भिगो दिया। नेहा की मम्मी जमीन पर गिर पड़ी और युवान ने वहां से भागना शुरू किया। इतने में नेहा की मम्मी ने युवान के पांव पकड़ लिए। युवान अपने ही खून पर फिसलकर वहां गिर पड़ा। नेहा की मम्मी पागलों की तरह उसे नोच रही थी और तभी युवान की नजर पास में पड़े उस गरम बर्तन पर पड़ी जिसमें नेहा की मम्मी उसे उसी का मांस परोस रही थी। युवान ने वो उठाया और मम्मी पर बरसाना शुरू किया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। नेहा और उसके पापा शोर सुन के वापस रसोई की तरफ आ पहुंचे, लेकिन युवान अब वहां नहीं था। दरवाजे पर एक कोरियर वाला था जो कि मम्मी और पापा के लिए गिफ्ट लेकर आया था। वो गिफ्ट जिसे युवान ने रात को घर आने से पहले इनके लिए ऑर्डर किया था, मम्मी पापा को इम्प्रेस करने के लिए। पर पता नहीं था कि वही गिफ्ट युवान की जान बचाएगा। अपने ही खून से तर जिस्म पर गहरे घाव लिए युवान बिना कपड़ों के वीरान हाईवे पर बस भागे जा रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद उसे सामने एक गाड़ी आती दिखाई दी। युवान का शरीर अब और नहीं सह सकता था। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। युवान को किसी हॉस्पिटल में होश आया, जहां से तक पहुंची। अब तक नेहा और उसके परिवार वाले गायब हो चुके थे, मगर उनके फार्म हाउस से इंसानी गोश्त के टुकड़े और ना जाने कितने ही नरकंकाल बरामद हुए। ठीक होने के बाद युवान आज भी उस हादसे को याद कर काम जाता है, लेकिन एक बात उसने कभी किसी को नहीं बताई। नेहा की मम्मी ने जब उसका ही पकाया हुआ मांस उसे खिलाया था, उसका स्वाद आज भी उसकी जबान पर था। और अब वो समझ चुका था कि नेहा के घर वाले उस स्वाद के पीछे इतने पागल क्यों थे। अब उसे फिर से तलब होती है कि वो दोबारा से इंसानी मांस का स्वाद चखे। ख्याल रखना अपना। मिलूंगा जल्दी।